साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रहे होंगे। तो भैया आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप ये क्लासेस नियमित तौर पर आपको इसी चैनल पर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हो भैया कि सब कुछ आपको PDF के रूप में मिल जाए, टेस्ट होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, और सारा कुछ मिल जाए, तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जो हमारे ही नाम से है, प्रमोद पाल जी टीचर। आप इसको डाउनलोड करके वहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे। आइए भैया शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? Which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India? अब इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर जो सही विकल्प आपको बताना है। अब हाँ, बार बार मैं यही कहता हूँ मेरे भाई, कमेंट कर दिया करो आप आंसर जो भी पता हो, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखा करो, लेकिन लिखा करो जिससे आदत अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर तो सही विकल्प है, इसमें राज्यसभा के में जो है स्थानों का आवंटन है। ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया। अब अगर हम बात करें प्रथम अनुसूची में, तो राज्य एवं संघ राज्य संबंधित बातें हुई है। द्वितीय में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में बात हुई है। तृतीय में शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में। चतुर्थ में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसलिए आप इनको जानते रहें। अब अगर हम बात करें पंचम का, तो अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। और अनुसूचित 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बढ़ाना है। 7वें की बात करें तो शक्तियों का बंटवारा जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। क्वेश्चन बहुत बनता है कि किस अनुसूची के अंतर्गत जो है मतलब ये इसका जिक्र है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो अनुसूची 7 के अंतर्गत। अब 8 के अंतर्गत हम बात करें तो भाषाओं का जिक्र है। 9 की बात करें तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण के बारे में जिक्र है। 10 की बात करें तो दल बदल के आधार पर योग्यता अयोग्यता के बारे में जिक्र किया गया। 10 की बात करें तो पंचायत के बारे में। 10 यानी 12 की बात करें तो नगर पालिका के बारे में। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर जान लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले भैया वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर तो कर दिया करें। ठीक है, और ऐप डाउनलोड करके इनको आप प्राप्त करिए। मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में जलाशय का उल्लेख मिलता है? असीरगढ़ मुद्रा लेख, नालंदा मुद्रा लेख, खड़गहा लेख और जो है बड़वा लेख। ये इसमें आपको बताना मौखरी शासकों के जो है जलायन का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है असीरगढ़ मुद्रा लेख। कहाँ पर? असीरगढ़ मुद्रा लेख में। अगर हम बात करें कन्नौज के मौखर शासकों में 6वीं शताब्दी के आसपास के सर्ववर्मा के असीरगढ़ मुद्रा लेख में जलयान का उल्लेख मिलता है। किसका? जलयान का। ठीक है, तो हड़हा अभिलेख में अगर बात करें तो मौखर शासकों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, किसके बारे में? हड़हा अभिलेख में मौखर शासकों की उत्पत्ति के बारे में। भिटौरा, अयोध्या और अहिच्छत्र में इनकी मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ लो भाई। अगला क्वेश्चन। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी द पुराण वाज अबुल फजल अलबरनी, अमीर खुसरो, दारा सिकोह। ठीक है, देखो यहाँ पर हम सब जानते हैं और कई बार हमने इस पर चर्चा भी किया है। अलबरनी, जी हाँ, अलबरनी जो है प्रथम मुसलमान था जिसने जो है पुराणों का अध्ययन किया था। उन्होंने जो है भारत में धार्मिक वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ा और विभिन्न विषयों के पंडितों से मिला। उन्होंने जो है ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराह मिहिर की रचनाओं का उपयोग किया। ठीक है, उसने जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण का उल्लेख किया। ठीक है, उसमें जो है कपिल के शाक्य और पतंजलि की रचना का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखो भाई अगला। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। द कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वाज बिल्ड बाय राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, राणा उदय सिंह ने। ठीक है, तो भाई बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? वो है आपका बी आंसर, राणा कुंभा ने। जी हाँ, राणा कुंभा ने
चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का से कीर्ति का से कुंभा, ठीक है, याद रखें, का से कीर्ति का से कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा ने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में, कब 1448 ईस्वी में ये चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा था। कीर्ति कुंभा याद रखना भैया। उसने जो है संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी थी। किसने? जो है कुंभा जी ने 3 पुस्तकें लिखी। उनका साहित्य से लगाव था और उसने जो है गीत गोविंद पर टीका भी लिखी भैया, ठीक है। चलो, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक ही भाग भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह किसका कथन है भैया? घमंडी वाला। यहाँ पर देखिए, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स वुड और लॉर्ड मैकाले। जी हाँ, ये बात किसने कहा था? काले ने, मैकाले ने। चूंकि कौन कह सकता है इसको? काल जो है ऐसी बातें कौन कह सकता है भाई? उसको ये लगता है कि हमारी एक ही किताब जो है इनके सारे वेद मतलब किताबों पर भारी है। तो अब फिलहाल तो हम तो नहीं लगता, यहाँ हमने तराजू में हल्का दिखा दिया इनको, ठीक है। लेकिन ये है कुल मिला करके, ये काले साहब ने क्या कहा है, इसका दिल काला था इसीलिए उसने ऐसा कहा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से, चूंकि इसने शिक्षा पर हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्पणियाँ की, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र जारी किया था, ठीक है। स्मरण पत्र मैन्यूट जिसे बोला जाता है, इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्वीकार कर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लाया था, ठीक है, प्रस्तुत किया था। इसमें स्कूल और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम भी बनाया था। चलो भाई आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थे? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल। क्या पूछ रहे हैं, ध्यान समझना कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या जो है महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा उन्होंने निकाला था उसमें सबसे ज़्यादा थे। तो भैया आप सब जानते हैं कि वो कहाँ के थे? गुजरात के थे, और वहीं की संख्या सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो इन्होंने 12 मार्च को, कब? 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को इन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ पैदल दांडी कूच किया, और इसमें जो है गुजराती सत्याग्रहियों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। 24 दिनों में 240 किलोमीटर, मतलब एक दिन में जो है 10 किलोमीटर चलते थे। तो 24 दहिया 240, जी हाँ 240 किलोमीटर की यात्रा करके वे दांडी यानी गुजरात के नवसारी जिले में पहुंचे। क्योंकि भाई अब गुजरात में टहल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं से शामिल होंगे, लोकल शामिल होना आसान होता है। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। इस दौरान सरोजिनी नायडू भी गांधी जी के साथ ही थे, ठीक है। चलो भैया आगे देख लो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? देखो आर वेंकटरमन। आप जानते हैं कि भारत में एक परंपरा चली आ रही थी कि जो उपराष्ट्रपति वही राष्ट्रपति बन जाता था। तो कौन से ऐसे जो है यहाँ पर राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर काम ही नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें आर वेंकटरमन, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है नीलम संजीवा रेड्डी। अगर हम बात करें, नीलम संजीवा रेड्डी ने राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था। वे 1967 और 67 से 69 तक 1967 से 1969 तक क्या थे? और एक बार और 1977 में भी क्या थे? लोकसभा के स्पीकर रहे थे, ठीक है। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से जो है 25 जुलाई 1982 तक रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर के इन्होंने 5 सालों का कार्यकाल अपना पूरा किया था। आगे देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लेरिफाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन गोलकनाथवाद में, सज्जन सिंहवाद में, शंकरी प्रसादवाद में और केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। तो अभी हमने इसको बहुत रिसेंट में भी देखा है। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 आपके जो है संविधान के आधारभूत जो ढांचा है उससे संबंध में जिक्र करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। न्यायिक व्याख्या जो है भारत में संविधान की मूल संरचना का स्रोत है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। निर्णय अनुसार संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग कर सकते, लेकिन संविधान की मूल संरचना को अक्षुण्ण रखना अनिवार्य होगा, ठीक है।
चलो भाई, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? 60, हाँ 352, 356, 360। हमने इसको आपको जब हम लोग संसद पढ़ रहे थे तब हमने इस बात को जिक्र किया था, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर अनुच्छेद 60 क्या है? 60 के ठाट से राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत हो गया। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद अगर हम 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और अब तक 3 बार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 352, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करें अगर हम अनुच्छेद 356 का, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो राज्य में यानी राष्ट्रपति शासन लगता है, तब इसका प्रयोग हो जाता है। और अनुच्छेद 360 ये है भैया वित्तीय आपातकाल संबंधित, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, जिसका प्रयोग अभी तक हमारे देश में कभी नहीं किया गया। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर कभी ना करे कि हो, नहीं तो सारा डूब जाएगी नैया। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर रायपुर, इम्फाल, आइजोल, अगरतला। अब इनमें से आपको आंसर करना है भैया, सही विकल्प क्या है? आइजोल है, ठीक है, आइजोल, 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 आइजोल। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, हम सब जानते हैं यही वाली रेखा। क्या कर्क रेखा को जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं, विभाजित करती है। जो विकल्प दिया गया है अगर हम बात करें उसका, तो आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ है, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। अन्य शहर भी कर्क रेखा के समीप है, लेकिन आइजोल जो है सबसे समीप है, ठीक है, तो आइजोल, आइजोल, ठीक है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ठीक है, उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ और हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, आंसर करते रहो फटाफट। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर कर्नाटक पठार। जी हाँ, आप जानते हैं कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। यह स्थिर व दृढ़ स्थलखंड है जहाँ भूकंप का प्रभाव बहुत कम होता है। और भूकंप का प्रभाव कहाँ रहेगा? जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं भाई, थोड़ा सा खसक गया पूरी पहाड़ी नीचे आ गई, बहुत सारे लोग डूब गए, ठीक है। इससे लेकिन जब बराबर रहेगा तो कितना खसक कर क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये इसका जो है प्रभाव सबसे कम रहता है। आगे देख लेते हैं, भारत में वर्षावन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, जोरहाट, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर। ठीक है, तो भाई देखो फटाफट आंसर करो। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है जोरहाट। क्या है? जोरहाट, वर्षावन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, जो कि असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद के तहत कार्य करता है। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? घाना, अक्रा, केन्या, नैरोबी, नमीबिया, विंडहॉक, नाइजीरिया, रबात। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका, क्या पूछ रहा? युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर नाइजीरिया जो कि रबात बताया जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये राजधानी की जिक्र हो रही है। ठीक है, घाना की राजधानी क्या है? अक्रा है। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, लेकिन नाइजीरिया की राजधानी जो है ना भैया अबुजा है। क्या है? अबुजा, अंबुजा सीमेंट नहीं, अबुजा है। ठीक है, चलो भैया रबात की अगर हम बात करें तो ये भैया मोरक्को की राजधानी है। किसकी? मोरक्को की राजधानी, मोरक्को। ठीक है, चलो भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक नील नदी का स्रोत है? नील नदी का स्रोत है। विक्टोरिया झील, चार झील, टाना झील, तुर्काना झील। देखो कितनी बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखें। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा भैया वो है आपका सी आंसर, टाना झील। अगर हम बात करें ब्लू नील नदी का उद्गम जो है इथियोपिया की टाना झील से होता है। और श्वेत नील का उद्गम की अगर हम बात करें तो विक्टोरिया झील से होता है। ठीक है, कहाँ से? विक्टोरिया झील से। तो खार्तूम में श्वेत व जो ब्लू नील है वो दोनों मिलकर के क्या बन जाती है? नील नदी का निर्माण करते हैं। और विश्व की नील जो है, नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है भैया। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन द नुब्रा वैली? बियाफो, वाल्तौरो, सियाचिन, हिस्पर। भाई देखो यहाँ पर फटाफट आंसर कर दो। आप देखें सियाचिन, सही विकल्प क्या है? सियाचिन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पर जो सही विकल्प है वो सियाचिन है। सियाचिन हिमनद की बात करें तो काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसकी लंबाई कितनी? 75 km है। ठीक है, 75 किलोमीटर। नुब्रा घाटी जो है श्योक नदी व नुब्रा सियाचिन नदी से बनी है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक है। ठीक है, और यह घाटी लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग करती है।
ठीक है, चलो भाई। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? इन विच कंट्री इज नेचुरली जो है कंटामिनेटेड वाटर फाउंड? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया कहाँ मिलता है? ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया बांग्लादेश। जी हाँ, प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित जल बांग्लादेश में पाया जाता है। और अन्य प्रभावित जो क्षेत्र है इसलिए अर्जेंटीना, भारत, मोरक्को, अमेरिका जैसे देश है। भारत में पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल भी प्रभावित है। बिहार, झारखंड, यूपी में के कुछ क्षेत्र हैं, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ सबसे प्रभावित इस क्षेत्रों में से आते हैं। ठीक है, आर्सेनिक खाद्य श्रृंखला में भी मछली, मांस, दूध उत्पादन आदि से प्रवेश कर स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। किससे? मछली, मांस, दूध से। ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा द वेलोसिटी ऑफ साउंड बी मैक्सिमम इन निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो भैया देखो फटाफट आंसर कर दो, आपको पता हो जाए। सही विकल्प है भैया इस्पात में। अगर हम बात करें, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग जिसका संचरण केवल माध्यम से संभव है, निर्वात में नहीं। कितनी दूर जाएगी निर्वात में? ठीक है, ध्वनि की वेग की हम बात करें तो ठोस में सर्वाधिक होता है, जैसे इस्पात में जो है सर्वाधिक चलता है, द्रव में उससे कम और गैस में उससे भी कम। ठीक है, आगे देख लो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा। तो भाई देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। अगर हम बात करें अर्धचालक की, चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम अर्धचालक के उदाहरण है। ठीक है, अर्धचालकों की विशेषता की अगर हम बात करें, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, जबकि धातुओं में ताप बढ़ने पर चालकता घट जाती है। ठीक है भैया, आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द कैल्शियम प्रेजेंट? चीनी, मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टैंक। देखो यहाँ पर टैल्क। ठीक है, आप देखो सही विकल्प बताओ भाई। यहाँ पर सही विकल्प है जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम। जिप्सम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कैल्शियम विद्यमान है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में विटामिन। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें तो 120 डिग्री तक गर्म करने पर जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदला जा सकता है। ठीक है, चलो भाई। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन या प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। ठीक है, किसका प्रयोग, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? कमेंट करते रहो भाई। ठीक है, कमेंट करना जरूरी है। विटामिन ए का अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी बन जाता है। हम सब खाना खाते हैं, प्रोटीन तो डायरेक्ट खाते नहीं, प्रोटीन बनाता है, एंजाइम बनाता है, हार्मोन बनाता है। विटामिन ए कहाँ से बनाएगा? इसके लिए तो हमको बाहर का स्रोत होता है ना। विटामिन ए और सी का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता। प्रोटीन उपापचय में यकृत सक्रिय भूमिका निभाती है। पाचन के दौरान गृहिणी और छोटी जो है आंत के में कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे सिक्रीटिन और एंटीरोगेस्ट्रॉन। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 5, 13, 16, 17 और 19 में। ठीक है, अब देखो भाई कब लाभ हुआ आपको बताना है। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प भैया 2013 में। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी योजना वर्ष 2013 में शुरू की गई और सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक नगद हस्तांतरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसे लाभार्थियों को धन का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? अरहर, चना, धान और मुरक्को। ठीक है, क्या हो रहा है? क्या सही विकल्प है आपको बताना है मेरे भाई। सही विकल्प है यहाँ पर चना। जी हाँ, चना। चना जो है खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रबी की कौन सी फसलें होती है? गेहूं, जौ, चना, मटर। ठीक है, खरीफ की बात करें तो खरीफ में अरहर, मक्का, धान, गन्ना, जो है कपास, ये सब है। अगर जायद की बात करें तो जूट, राई जो है सब्जियां, ककड़ी, खीरा आदि ये सब क्या है? जायद में। ठीक है, चलो। भारत में निम्नलिखित दशकों में से किसमें नगरीय निरपेक्ष जनसंख्या की वृद्धि निरपेक्ष ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1950 51 से 61, 91 से 1 से 11, 1 से 11 मतलब यहाँ पर 2001 से 2011 और 1901 से 1911 आपको बताना है भाई। क्या सही होगा विकल्प? सही विकल्प है 2001 से 2011 के बीच। अगर हम बात करें भारत में निम्नलिखित मतलब इस दशक में जिनमें क्या हुआ है दशक में नगरीय निरपेक्ष जनसंख्या की वृद्धि 31.8% रही। कितना? 2011 में 31.8% रही। ठीक है, और यह वृद्धि निरपेक्ष ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 12.3% से अधिक रही।
चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सरकी डायनेस्टी ऑफ जौनपुर? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मुबारक शाह। भाई बताओ कौन था, कौन था सही विकल्प भैया? देखो यहाँ पर हुसैन शाह। जी हाँ, हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा जो है कब 1394 ईस्वी में 1394 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। जानते हैं कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो जूना खां था। क्या था? जूना खां था। ठीक है, जूना खां। ठीक है, इंपॉर्टेंट भाई। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। भारत द्वारा विकसित ICBM, ठीक है, ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया। क्या नाम दिया गया? पृथ्वी, त्रिशूल, जो है आकाश और अग्नि सेकंड। नाम बहुत इंपैक्ट डालता है भैया, नाम भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सही विकल्प भैया अग्नि सेकंड। जी हाँ, अगर हम बात करें तो स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की अत्याधुनिक अग्नि श्रृंखला के परिष्कृत प्रक्षेपात, अगर हम बात करें अग्नि सेकंड की जो मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। चलो देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, DVD रोम, कैश मेमोरी, स्टैटिक रैम। देखो भाई सही विकल्प क्या? सही विकल्प है आपका सी आंसर, कैश मेमोरी। जी हाँ, अगर हम बात करें कैश मेमोरी या कैश मेमोरी जिसको बोला जाता है, सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी इसी को कहा जाता है, कैश मेमोरी को। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम और डाटा जमा रहते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर का मेमोरी बैंक में भी कहा जाता है। ठीक है। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे? अब देखो ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया और 2011 की मतलब अगली पंचवर्षीय योजना के अनुसार 6, 7, 8, 9 है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा याद करने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, सही विकल्प है 8। चलो आगे देखते हैं। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? 5 साल, 2 साल, 4 साल और 3 साल। तो भाई बताओ कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो यहाँ पर है 5 साल के अंतर्गत। जी हाँ, 5 साल के। भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल पर आयोजित हुई। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना की शुरुआत जो है अगस्त 2022 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित है? हाथी, गैंडा, बाघ और बैल। क्या कौन अंकित नहीं है? ध्यान देना भैया, कौन अंकित नहीं है आपको बताना। तो बात करें अगर यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया डी आंसर, यानी बैल। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया और इसमें इनके सिर में सींग है, कलाई से कंधे तक उनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई है। मूर्ति के दाहिने ओर एक हाथी था, एक बाघ और दाईं ओर एक गैड़ा, एक भैंसा खड़ा है। ठीक है, चौकी के नीचे जो है दो हिरण खड़े हुए दिखाए गए, लेकिन उसमें एक आकृति खंडित है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? अभियांत्रिकी शिक्षा प्रारंभ, चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ, एक समान स्कूल पद्धति, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो आप सब जानते हैं 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको दबाने के बाद इंडियन को जो है थोड़ा सा कंसोल करने के लिए 1857 कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 24 जनवरी कब? 24 जैन, ठीक है, 24 जनवरी 1857 में हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखिए। यह एशिया का पहला अधिक विषयों वाला आधुनिकतम विश्वविद्यालय है। मद्रास विश्वविद्यालय का प्रारंभ की बात करें तो 11 नवंबर 1839 में एक सार्वजनिक याचिका द्वारा हुआ और 1840 में जॉर्ज नाटम की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय समिति का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है और उम्मीद करते हैं ये आप तैयार कर रहे होंगे। कोई सुझाव होगा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वेबसाइट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।